नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं हरीश शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जूनियर अकाउंटेंट 2023 पेपर सेकंड बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और सेकंड पढ़ेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। छोटे छोटे टॉपिक है, दोनों हो जाएंगे आराम से। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो मैं आपको टॉपिक ख़त्म होने पे बताऊंगा। पूरा फोकस करें आप टॉपिक पे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या इसमें से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण या बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का मतलब एक ऐसा विवरण है जो कि कैश बुक जो हमारी है उसका बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम, और जो पासबुक है जो व्यापारी का खाता है बैंक में, तो बैंक उसकी एक नकल रखता है जिसे पासबुक बोलते हैं। तो कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक का जो शेष है उन दोनों में अंतर आ जाता है। अंतर क्यों आता है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो अंतर आता है उस अंतर के कारण जानने के लिए और उसका मिलान करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, वही बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहलाता है। ये अर्थ है। मीनिंग हो गया इसका। मीनिंग एक ऐसा विवरण, नाम से स्पष्ट है, विवरण, खाता नहीं है, ये एक विवरण है। कब बनाया जा सकता है? कभी भी बना सकता है व्यापारी, एक निश्चित समय जब उसकी इच्छा हो तब बना सकता है। सामान्यतः वर्ष के अंत में बनाएगा, बाकी कभी भी बना सकता है। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और पासबुक का जो शेष है उसमें जो अंतर है उन अंतर के कारणों का पता लगाना और अंतर को मिलाना, दोनों शेषों को मिलाना। अब हम बात करते हैं कि टाइमिंग हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गया, मीनिंग हो गया, अनुकूल शेष, फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? ये कुछ टर्मोलॉजी है। फेवरेबल बैलेंस होता है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस अगर है, कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस है तो वो फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब क्या है? व्यापारी के दृष्टिकोण से देखेंगे हम, तो व्यापारी के दृष्टिकोण से उसका जब डेबिट बैलेंस है बैंक का, बैंक मतलब कैश बुक के जो बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस है, उसके मतलब वो पॉजिटिव है, फेवरेबल है कि हाँ भाई बैंक में पैसा पड़ा है, लोन नहीं है। यदि उल्टा हो जाए, बैंक का जो हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम है उसका क्रेडिट बैलेंस हो जाए, इसका मतलब बैंक मांग रही है हमारे पैसा, बैंक में हमारा पैसा खाते में जमा नहीं है, तो वो क्या होता है? एडवर्सेबल या फिर प्रतिकूल शेष। एडवर्स बैलेंस भी बोलते हैं उसको, फेवरेबल और एडवर्सेबल। अब हम बात करते हैं कैश बुक और जो हमारी बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक जो हमारी है उसमें अंतर आता क्यों है? अंतर के कारण क्या है? 2-3 कारण हैं। नंबर 1 मेन जो रीज़न है, कैश बुक में आप जब एंट्री कर रहे हैं और पासबुक में जब बैंक एंट्री करेगा, भाई बैंक एंट्री करेगा क्योंकि पासबुक तो बैंक के जो पुस्तक है उसमें आपका केवल खाता मात्र है, उसकी प्रतिलिपि है। तो बैंक जब आपके खाते में एंट्री करेगा अपनी पुस्तकों में तो आपके खाते में भी होगी, और आप जब कैश बुक के बैंक कॉलम में वो एंट्री डालेंगे या उस स्टेटमेंट को दिखाएंगे, दोनों में समय अंतर हो सकता है, टाइम डिफरेंस या टाइम इंटरवल हो सकता है। अगर समय अंतर है इस कारण भी मिलान नहीं हो सकता, अंतर हो सकता है, या फिर बैंक या व्यापारी दोनों में से कोई भी स्तर पर कोई गलती हो सकती है, लिखने में लेखे भूल जाएं या गलत लेखे कर दें, तब भी अंतर आ सकता है। अब हम बात करेंगे यदि अंतर आ गया, अब रिलेशन क्या है, संबंध क्या है? तो संबंध ये है, कैश बुक का यदि डेबिट बैलेंस है, कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब पासबुक का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। ये रिलेशन है। और यदि कैश बुक के बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। ये रिलेशन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बाद ये रिलेशन हो गया। मेथड फॉर प्रिपरेशन, हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, उसके तरीके क्या विधियां हो सकती हैं? तो हमें सबसे पहले 4 बैलेंस या 4 पॉइंट ऑफ है लेवल, वहाँ में से उनमें से एक पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा बेस, फिर हम स्टेटमेंट बनाएंगे। या तो हम कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस, क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई ना कोई सा दिया आएगा, लेकिन सामान्यतः जब बनाते हैं तो या तो कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस उसको ले लेते हैं,
अगर हम कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट शेष ले रहे हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा? ट्रीटमेंट करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद हमें प्राप्त होगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। वाइस वर्सा, यदि हम पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बेस मान के चल रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस। और यदि हम कैश बुक के बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? क्रेडिट बैलेंस, तो प्राप्त क्या होगा? पासबुक का नेगेटिव शेष या डेबिट बैलेंस। क्लियर? तो इनमें ये रिलेशन है। अब ये तो रिलेशन है कि कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। डेबिट क्रेडिट, कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट बराबर, यही हम चाह रहे हैं, यही हम निकालते हैं। अब जब हम बनाते हैं ये स्टेटमेंट तो उसमें हमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं? तो 4 पॉइंट जो हमारे 4 बैलेंस हैं उनमें से आप कोई भी एक बैलेंस लेके प्रारंभ कर सकते हैं। तो इनको मैं मिटा रहा हूं, तो इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए, अब मान लीजिए मैंने सर्वप्रथम इंक लेके आओ एक बार थोड़ी, है ना, इसमें मार्कर प्रॉपर चल नहीं रहा है तो आपको विजिबिलिटी में दिक्कत आएगी, तो पहले इसमें थोड़ा अपन इंक डाल लेते हैं, तब तक शुरू करते हैं अपना, कंटिन्यू रखते हैं इसको। चलिए, हो गया। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। यदि हमने कैश बुक के डेबिट बैलेंस को बेस माना है, मतलब जो हमारा कैश बुक है, कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक का कॉलम, उसी की बात कर रहा हूं, और उसका शेष मैंने लिया है डेबिट। कौन सा शेष लिया है मैंने? डेबिट शेष लिया है मैंने कैश बुक का डेबिट शेष लिया है। मान लीजिए 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये ले लिया मैंने। अब सोचिए, यदि मैंने कैश बुक का डेबिट बैलेंस लिया है, रिजल्ट में मुझे ट्रीटमेंट करने के बाद प्राप्त क्या होगा? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। ये तो जाहिर सी बात है, तो मैं नीचे लिख देता हूं, यहां मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा? पासबुक जो मेरी है, बैंक पासबुक, उसका क्रेडिट शेष मुझे मिल जाएगा। चलिए, अब 10,000 रुपये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। लेन देन आपको देगा, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं, आपको या तो कैश बुक का डेबिट दे देगा या पासबुक का क्रेडिट दे देगा, या कैश बुक का क्रेडिट या पासबुक का डेबिट। एक आध ट्रीटमेंट देगा, या तो बोलेगा इनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे, या फिर आपको 1-2 लेन देन दे के ये बैलेंस पासबुक का क्रेडिट या जो भी है, मतलब एक पॉइंट दे के दूसरा पॉइंट कैलकुलेट करा लेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ऐड होगा या लेस होगा। अब इसका बेसिस क्या है? अगर कैश बुक का डेबिट दिया है तो ऐसे लेन देन जो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसे लेन देन जो बैंक ने तो अपने पुस्तकों में एंटर कर लिए हैं, हमने कैश बुक में नहीं किए हैं, तो हम उनको एंटर करेंगे। बैंक बैलेंस, अगर बैंक का पासबुक का बैलेंस बढ़ा है, मतलब बैंक में मेरे खाते का बैलेंस बढ़ा है, तो मैं भी बढ़ा दूंगा। डेबिट बैलेंस में मैंने एंट्रियां नहीं की, और जिनसे मेरा बैंक खाते का बैलेंस बढ़ा है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, और जिनसे मेरा बैंक खाते का बैलेंस कम हो रहा है, बैंक ने जो एंट्रियां की है जो मैंने नहीं की समयांतराल के कारण, तो मैं उसको लेस कर दूंगा। उदाहरण, बैंक ने चार्ज ले लिया, बैंक चार्ज, या बैंक ने मान लीजिए बिजली का बिल मैंने बैंक को बोल रखा है कि भाई मेरे खाते से भर देना, भर दिया उन्होंने, तो बैंक ने तो मेरा जो पासबुक का बैलेंस उसको कम कर दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, मैंने कैश बुक के बैंक कॉलम में कम नहीं किया, तो मैं क्या कर दूंगा? उसको लेस कर दूंगा। अगर ऐसा कोई लेन देन जिससे बैंक की जो मेरी पासबुक उसका बैलेंस बढ़े, जैसे
किसी थर्ड पार्टी ने मेरे खाते में जमा करा दिए, चेक जमा करा दिया, तो बैंक खाते में तो जमा हो गया, मुझे पता नहीं है, बैंक में जमा हो गया मुझे पता, तो मैं अपने उस बैलेंस को बढ़ा दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये तो है बैंक का। ठीक इसका उल्टा, यदि मैंने कोई ट्रीटमेंट कर दिए हैं कैश बुक के हिसाब से और बैंक में अभी नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर मैं अगर डेबिट बैलेंस लेके चल रहा हूं तो उनको वापस लेस करूंगा। जैसे यदि मैंने कैश बुक से, मान लीजिए मैंने किसी पार्टी को चेक जारी कर दिया, तो मैंने तो मेरी कैश बुक के बैंक कॉलम में चेक जारी करते ही भाई पेमेंट मेरे हिसाब से तो लेस हो गया, तो मैंने तो बैंक बैलेंस कम कर दिया क्योंकि एंट्री कर दी मैंने पार्टी डेबिट टू बैंक। लेकिन उस पार्टी ने जब तक बैंक में चेक लगाया नहीं तब तक बैंक को पता थोड़ी है कब लगाएगा, तो बैंक ने तो पासबुक में बैलेंस कोई छेड़खानी नहीं की, कम किया ही नहीं, तो मैं अपने बैलेंस को वापस क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा, दोबारा बढ़ा दूंगा। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ये आपको इसमें ध्यान रखना है। कोई भी लेन देन हो, अब डेबिट बैलेंस अगर लेके चल रहे हो आप, तो ये सेम ट्रीटमेंट होंगे। अगर आप कैश बुक का डेबिट ले रहे हो या पासबुक का डेबिट ले रहे हो, दोनों डेबिट शेष कोई सा ही दो तो ट्रीटमेंट सेम करने हैं आपको। मतलब जो चीजें कैश बुक के डेबिट बैलेंस लेने पर जुड़ेगी वो पासबुक का डेबिट लेने पे भी जुड़ेगी, और जो घटेगी वो घटेगी। लेकिन पासबुक का यदि आपने क्रेडिट शेष लिया, पासबुक का कौन सा शेष लिया? क्रेडिट शेष, तो फिर ये उल्टे ट्रीटमेंट होंगे, इसमें जुड़ने वाली घटेगी। क्यों? देखिए, समझिए बात को आप। मान लीजिए हमने यहां कैश बुक की जगह अब पासबुक ले ली, हमने ले लिया पासबुक, ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मान लीजिए 10 जारी पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारा पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस पड़ा है 10,000, अब पासबुक के हिसाब से मुझे एंट्रियां कहाँ करनी है? अब मेरे पास पासबुक का क्रेडिट शेष पड़ा है तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा? उल्टी एंट्री कर दूंगा। मतलब कैश बुक में जो चीजें जोड़ता मैं डेबिट बैलेंस होते हुए, तो वो क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। ये चीज क्लियर है आपको? जैसे चेक जारी किए मैंने चेक क्या कर दिए? जारी कर दिए, लेकिन पेमेंट उनका नहीं हुआ। मतलब जो मेरी थर्ड पार्टी, उन्होंने बैंक में पैसा जमा होने के लिए या पैसा विड्रॉल करने के लिए चेक लगाया ही नहीं, तो कैश बुक वाले में मैं दोबारा ऐड कर रहा था। अब पासबुक का दिया है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? रेक्टिफिकेशन से आएगा कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो मैं क्या करूंगा उसमें? यदि मैंने चेक जारी किया है तो उसको क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। ये चीज़ क्लियर है? ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इतना ही है बैंक रिकन्सिलेशन। क्वेश्चन यही बनते हैं, क्या है, क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पासबुक का डेबिट ले लिया तो क्या प्राप्त होगा, कैश बुक का डेबिट ले लिया तो क्या होगा, फेवरेबल शेष क्या होता है, एडवर्सेबल क्या होता है, या फिर ये स्टेटमेंट जो है आपको एक बैलेंस दे देगा, एक दो लेन देन दे देगा और दूसरा शेष पूछ लेगा, या एक लेन देन का ट्रीटमेंट पूछ लेगा, हो गया, इतना सफिशिएंट है। बस यही है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप कोई एंट्री इसमें देखना चाहें तो मान लीजिए अगर बैंक ने खाते में मेरे ब्याज दिया, मैं कैश बुक का डेबिट लेके ही चल रहा हूँ, तो बैंक ने खाते में ब्याज दिया तो जमा कर दिया पासबुक में, लेकिन अब कैश बुक में मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा? अब ऐड कर दूंगा। समझ रहे मेरी बात को? ये आपको ध्यान रखना है, बस उल्टे ट्रीटमेंट करने होते हैं। मतलब मतलब कैश बुक का डेबिट लेके चल रहा हूं तो बैंक जो ट्रीटमेंट कर रहा है वही ट्रीटमेंट मुझे करना है। अगर बैंक बढ़ रहा है तो बढ़ा दूंगा, मैंने अगर कैश बुक में कर दिया, बैंक में नहीं हुआ, तो उस बैंक के हिसाब से मैं ट्रीटमेंट कर दूंगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इकहरा लेखा पद्धति, सिंगल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले इसकी कुछ विशेषताएं, एक तो ये अवैज्ञानिक विधि है, अपूर्ण विधि है। बहुत बार प्रश्न आता है कि इकहरा लेखा प्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है? दोहरा लेखा प्रणाली पर, फिर बोलते हैं कोई और प्रणाली दे देगा। तो आपको प्रश्न में ये ध्यान रखना है कि ये दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, बिल्कुल, लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों की पूर्णतः पालना नहीं करती। अपूर्ण लेखा विधि है ये। क्या है? अपूर्ण लेखा विधि, अवैज्ञानिक है ये। मैन बुक, इसमें मुख्य पुस्तक खातों की कैश बुक होती है, सारे खाते नहीं रखे जाते। कौन कौन से खाते रखे जाते हैं? कैश का, बैंक का, डेटर्स का, क्रेडिटर का, व्यक्तिगत खाते रखे जाएंगे। अब जब सारे खाते नहीं रखे जाते तो जाहिर सी बात है तलपट नहीं बनेगा, अंतिम खाते भी नहीं बनेंगे।
अंतिम खाते अनुमान के आधार पे ट्रीटमेंट करके करने पड़ेंगे। और जब सारे खाते नहीं रख रहे तो फिर मैं एडजस्टमेंट एंट्रियाँ भी नहीं करूँगा, तो समायोजन प्रविष्टियाँ भी नहीं होती। अब आप सोचोगे सब इतनी कमियाँ हैं तो फिर इसको रखते हैं क्यों हैं, बताते हैं ये भी। क्योंकि भाई बड़ा बिजनेस नहीं हो, छोटा मोटा काम धंधा हो तो उसको लिखना भी पड़ेगा लेन देन, लेकिन वो अपने पुस्तक रखने पे अकाउंटेंट नियुक्त करेगा, खर्चा करेगा, आवश्यकता नहीं है। पान वाला पनवाड़ी, दूध वाला, चाय वाला, ये लोग क्या करते हैं, छोटा मोटा किराने की दुकान वाला, ये एक आप देखो कभी किराने की दुकान पे उधार माल लेने जाओ तो पुस्तक रखता है, उस पर बस लिख देता है, कुछ खाते बनाता है, पूरा बुक नहीं रखता है। तो ये क्या बोलते हैं, छोटे व्यापारी जो हैं, दूध वाला, पान वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, कोई भी, उनके लिए ये उपयोगी है, बड़े व्यवसाय के लिए उपयोगी नहीं है, तलपट नहीं बनता। अब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता नहीं है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल से कंपैरिजन करना पड़ता है। यदि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल से कम है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ता है। अगर ज़्यादा है क्लोजिंग कैपिटल तो प्रॉफिट हुआ है, और यदि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग से ज़्यादा है तो लॉस हुआ है। ये चीज़ क्लियर है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। यदि क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल घटा देंगे, हमारा जो भी बैलेंस आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ओपनिंग में से कैपिटल घटा के कुछ आ रहा है तो वो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अब हमें उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे कैसे, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। हमें कैलकुलेशन करनी है क्लोजिंग कैपिटल की, तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा ओपनिंग कैपिटल। क्या लिख दूंगा, ओपनिंग कैपिटल, जो भी राशि है लिख दूंगा। अब क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहा हूं तो आप दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं देना, केवल मुझे कैपिटल अकाउंट का इफेक्ट देखना है। कोई भी लेन देन है उसका कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा। जिस चीज़ों से कैपिटल बढ़नी है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उनको तो क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और जिनसे कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है या कैपिटल कम हो रही है तो उससे क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। जैसे ओपनिंग कैपिटल है तो नेट प्रॉफिट अगर है, मुझे अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट से क्या होती है, कैपिटल बढ़ती है। प्रॉफिट को ट्रांसफर करता हूं P&L डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल जहां जहां क्रेडिट है वो ऐड होगा, प्लस होगा इसमें। यदि मैंने एक्स्ट्रा कैपिटल लगा दी व्यापार में तो एंट्री क्या करूंगा मैं, कैश डेबिट टू कैपिटल या बैंक डेबिट टू कैपिटल। तो फिर एक्स्ट्रा कैपिटल या एडिशनल कैपिटल लगा दी, प्लस हो जाएगा। यदि मैंने विड्रॉल कर ली कैपिटल बीच में तो एंट्री उल्टी हो गई, कैपिटल डेबिट टू बैंक या टू कैश, बीच में निकाल ली मैंने, कैपिटल निकाल रहा हूं मैं, ड्राइंग नहीं कर रहा बात में, कैपिटल की बात कर रहा हूं। ड्राइंग है तो ड्राइंग डेबिट टू कैश, और ड्राइंग से क्या होगी, कैपिटल कम होती है मेरी, तो यहां एडिशनल कैपिटल तो जुड़ेगी। ड्राइंग अगर है, मैंने आहरण कर लिया तो लेस कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्यापार के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फायदा है। तो लेकिन जब व्यवसाय की कैपिटल की बात कर रहा हूं तो वो तो कम होगी, क्योंकि ड्राइंग है। तो ये आपको इस पे ध्यान रखना है, इस हिसाब से मैं बनाऊंगा, ये आपको क्लियर करना है इस पे, ठीक है। यहां अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताएं। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ेगा, एडिशनल कैपिटल जुड़ेगी, ड्राइंग लेस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा। ये ऐड होके हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। सीसी लिखा है मैंने, क्लोजिंग कैपिटल विजिबल है, ठीक है। ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा यहाँ। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, प्रारंभिक पूंजी आ गई, अंतिम पूंजी, इनकी तुलना कर लेंगे। यदि आपसे क्लोजिंग कैपिटल देकर ओपनिंग कैपिटल पूछे तो उल्टे ट्रीटमेंट हो जाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़ दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दोगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस एडिशनल उसको घटा दोगे, कैपिटल विड्रॉल को जोड़ दोगे। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद ये हो गया। अब हमें एक विशेष चीज है जिसका ध्यान रखना है,
जब हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम या इसको इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड भी बोलते हैं, इस चैप्टर को अपूर्ण लेखे, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड भी बोलते हैं। अब इसमें प्रश्न ट्रेडिंग अकाउंट पूरा है नहीं, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनमें से कोई आइटम पूछता है। तो सेल्स क्या होती है? टोटल सेल्स बराबर क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, ये तो हमारी सेल्स हो गई। और यदि मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्या करूंगा मैं? तो देखिए ये कुछ फॉर्मूले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा एक्सप्लेनेशन ही है ये। सेल्स में क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, मुझे चाहिए क्या? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। मुझे चाहिए GP, तो फॉर्मूला सेल्स माइनस COGS। अब कई बार हमें लाभ की दर दी जाती है और सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दी जाती है, या तो लागत दी जाएगी या हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब लागत या सेल्स दी जाएगी, और हमें GP पूछा जाता है या लागत की राशि पूछी जाती है। तो हमें यदि GP रेट ये एक विशेष ध्यान रखना कि ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लागत पर हमेशा ही विक्रय मूल्य से ज़्यादा होती है। और ये कुछ तो शॉर्टकट है, यदि विक्रय पर 20% है तो कितनी होगी लागत पर? 25। तो GP रेट ऑन कॉस्ट यदि 25 है तो सेल्स पे कितनी? 20। सेल्स पे 20% है तो लागत पे हमेशा 25 होगी। यदि सेल्स पे 25 है तो कॉस्ट पे कितनी होगी? 33% होगी, ये 33.33%। कैसे होगी? आप सोच रहे हैं सर ये तो आपने बता दिया कि ये फिक्स है, ये तो शॉर्टकट है, क्योंकि एग्जाम में इन दोनों में से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि लागत पर 25% तो विक्रय पर सकल लाभ की दर 20, आंख बंद करके कर देना। लागत पर 33.33 तो विक्रय पर 25, या इसका उल्टा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन होता क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए मुझे कॉस्ट पे रेट दे रखी है। किस पे दे रखी है? कॉस्ट पे। तो मैं क्या करूँगा? कॉस्ट मैं मानूंगा मेरी कॉस्ट, ये हटा रहा हूँ भाई मैं, ये देखिए मान लीजिए मुझे GP रेट कॉस्ट पे दे रखी है, ऑन कॉस्ट कितनी? 25। अब मुझे चाहिए सेल्स पे, किस पे चाहिए? सेल्स पे। तो मेरी कॉस्ट कितनी मानूं मैं कॉस्ट 100 रुपये मान लूँ, ऐड GP कितना? 25, तो विक्रय कितना? 125। अब लागत पर 25% थी मेरी रेट, मुझे विक्रय पर चाहिए, तो लाभ कितना है इसमें? लागत 100, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 125, GP 25। तो फॉर्मूला क्या है? GP बटा सेल्स गुणा 100, GP रेट ऑन सेल्स आ जाएगी। तो 25 बटा 125 गुणा 100, ये आ गया 5, इसको काटा, ये 20%। इज दैट क्लियर? ये है फॉर्मूला। ठीक इसका उल्टा हो सकता है, यदि मेरे को सेल्स पे दे दे 20% और मुझे किस पे? लागत पे मतलब पूछ ले, तो मैं सेल्स को 100 मान लूंगा। तो सेल्स को जब मैं 100 मान लूंगा और सेल्स पे मेरा GP कितना है? 20%, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80 रुपये हो जाएगी। 100 में से 20 गए 80, तो वहां मैं क्या करूंगा? लागत पे अब मुझे दर चाहिए, तो ये 20, क्लियर एकदम, 20 बटा 80 गुणा 100, ये 4, ये 25% आ गई। ये लागत पे है, कोई दिक्कत है इसमें? ये चीज आपको पता होना चाहिए। लागत पे देके विक्रय पे पूछे तो ऐसे, और विक्रय पे देके लागत पे पूछे तो ऐसे, ये आपको क्लियर। तो बहुत है इतना आज के लिए, 2 चैप्टर आपको मैंने क्लियर करवा दिए हैं। इसमें से भी यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विधि की विशेषता, तलपट बनता है नहीं बनता है, कौन सी मुख्य पुस्तक होती है, समायोजन नहीं होते हैं, या फिर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल में कोई ट्रीटमेंट ऐड होने वाला आइटम, या 1-2 आइटम दे के ओपनिंग कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करा लेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन, या फिर GP रेट सेल्स पे दे के या फिर सेल्स की या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करवा लेगा। आप देखना पीछे के क्वेश्चन जो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं किताबों से, उनमें आपको इन्हीं प्रकार के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे। तो धन्यवाद साथियों, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए लेसन के साथ। जय हिंद, जय भारत।